कर रहे थे, यहाँ पे दो पार्ट होगा। मतलब यहाँ पे पेमेंट को बैलेंस करना है, मतलब यहाँ पे नाम से समझिए ये पेमेंट है, ये भुगतान है, उसको बैलेंस करना है। बैलेंस किसको करना है? दो पार्टी के बीच में करना है, ठीक है। बैलेंस मतलब दो पार्टी इसमें कौन होगा? एक साइड कोई भी, हाँ क्या क्या होगा? खरीदने वाला होगा और बेचने वाला होगा। दो पार्टी होगा, मतलब दो अलग अलग, जरूरी है, जरूरी थोड़ी हमेशा सेलर और बायर ही होगा। सेलर और बायर के केस में दो पार्टी है, ठीक है। एक साइड होगा, जैसे मान लीजिए दो पार्टी, एक साइड कोई कंट्री है, वो कोई भी कंट्री हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक साइड में कंट्री है, या इंडिया मान लीजिए, ठीक। दूसरे साइड में होगा कौन? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए श्रीलंका का बात करेंगे, अगर श्रीलंका का बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? एक साइड यहाँ पे रखेंगे श्रीलंका को, और दूसरी साइड जितने भी अन्य देश है जिसके साथ भी व्यापार हो रहा है उसका। मतलब यहाँ पे बैलेंस क्या करना है? बैलेंस किस चीज को करना है? पेमेंट को बैलेंस करना है, मतलब एक कंट्री और जितने भी देश से उसका व्यापार होता है, ठीक है, उसी के पेमेंट को हम लोग को बैलेंस करना है। पेमेंट का बैलेंस मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं एग्जाम, हम लोग अपना कंट्री का बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक साइड हो गया इंडिया। अब इंडिया का क्या है? व्यापार होता है सभी देशों के साथ, या हो सकता है कि 90% देशों के साथ, जितने भी देशों के साथ व्यापार होता है। अगर व्यापार करेंगे तो कैसे करेंगे? तो लेन देन करना पड़ेगा पैसे का, ठीक है। सिंपल सा ये बात है कि इंडिया को पैसे का लेन देन क्यों करना पड़ेगा किसी भी देश के साथ? क्योंकि सबका अपना अपना व्यापार है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है। कोई भी सामान अगर आपको खरीदना है तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया दो केस कर सकता है, या कोई भी कंट्री दो काम कर सकता है, या तो एक्सपोर्ट निर्यात कर सकता है, और दूसरा इंपोर्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे, आयात कर सकता है। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा मिलेगा या जाएगा? पैसा मिलेगा, कोई भी सामान को आप बेचेंगे किसी न किसी के पैसे के बदले में बेचेंगे। और दूसरा, अगर इंपोर्ट करेंगे, जैसे क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो ही काम होगा, या तो पैसा जाएगा नहीं तो आएगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो ये जो रुपया है ये क्या होगा? इन होगा, और इंपोर्ट करेंगे तो हमारा जो रुपया है वो आउट होगा। आउट ऑफ मतलब कंट्री होगा। तो बेसिकली यहाँ पे पढ़ना क्या है कि एक साइड हमारा देश है, दूसरे साइड जितने भी देश से व्यापार होता है, या सीधे लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी कंट्री है। वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के साथ ही हो, ठीक है। ये तो हम एग्जांपल ही है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पैसा आता है और जाता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसके जगह डोनेशन भी हो सकता है। जैसे इंडिया मान लीजिए किसी को डोनेट करता है, तो मान लीजिए अभी के टाइम में जैसे इंडिया ने बोला कि श्रीलंका को मेडिसिन भेजेगा या कुछ भी पैसा डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगा तो पैसा इंडिया से बाहर जाएगा। अगर मान लेते हैं यूनिसेफ है, यूनिसेफ या कोई भी संस्था हो या कोई भी कंट्री हो, तो जापान मान लेते हैं इंडिया को डोनेट कर रहा है, तो इंडिया में पैसा आएगा। तो बेसिकली करना क्या है, हम लोग को पढ़ना क्या है कि किसी भी माध्यम से ये जो पेमेंट हो रहा है, ठीक है, ये जो पेमेंट हो रहा है किसी भी दो देशों के बीच में या किसी के भी बीच में, उसको हम लोग को बैलेंस करना है, ठीक है। पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है हम लोग को। तो होना क्या है, मतलब बेसिकली करना क्या है, पढ़ना क्या है कि इंडिया से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितना पैसा बाहर जाता है और कितना पैसा आता है। अभी हम लोग बैलेंस पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब ये पढ़ने का जरूरत क्या है? जरूरत ये तब पड़ता है, जैसे यहाँ पे आप सुने होंगे $1 बराबर मान लीजिए 78 रुपीज है। तो ये क्यों है ऐसा, मतलब $1 बराबर 70 रुपीज क्यों है? ये कौन निकाला ऐसा रेशियो? या किसी भी कंट्री का कंपेयर करते हैं, किसी भी कंट्री का करेंसी अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो कैसे पता चलता है कि आज 78 होगा कि 80 होगा कि 75 होगा? एक कुछ ना कुछ का फॉर्मूला होगा ना निकालने का। तो ये सारा जो सेट होता है कि कितना ये वैल्यू होगा, वो इसी पे जनरेट करता है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। किसी भी कंट्री का कोई भी करेंसी का जो वैल्यू होता है वो उसी पे डिपेंड करता है कि पैसे का इनकमिंग और आउटकमिंग क्या है, ठीक है।
मतलब पैसा कितना बाहर जा रहा है और कितना पैसा आ रहा है, ये दोनों को बैलेंस करना है। ठीक है, ये जैसे मान लेते हैं जितना पैसा ये है और ये है, अगर इसके रेशियो में प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सब अभी जान लीजिएगा, अभी तो शुरुआत हुआ है, पहले बेसिक चीज समझ। बाद के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, आज ही पढ़ाएंगे, मतलब ये चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो बेसिक हम लोग को करना क्या है, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि पैसा का इनफ्लो और आउटफ्लो जो है उससे क्या होता है, करेंसी का वैल्यू ऊपर या नीचे हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो सब लोग जानते होंगे कि न्यूज में हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज में आता है कि जैसे कभी रेट 78 हो गया, कभी बढ़ गया, घट गया, सब सुनते हैं ना न्यूज में। तो ये बढ़ना घटना क्यों होता है, ये करेंसी के इन और आउट से, कि जितना ज्यादा करेंसी इन आउट होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस दिन करेंसी बैलेंस रहेगा, मान लीजिए जितना पैसा आया और उतना ही पैसा गया, अगर वो सेम टू सेम रह गया, इसका मतलब करेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जितना इन आउट में बैलेंस खराब होगा उतना वो चेंज होते जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां तक समझ में आ गया? ये बेसिक चीज है, पहले बेसिक चीज समझिए, ये पढ़ क्यों रहे हैं चैप्टर। नाम से समझिए, चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। ऐसा तो अलग अजीब टाइप का नाम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऐसा क्यों नाम है? समझ में आ रहा है क्यों नाम है ऐसा? पेमेंट को क्यों बैलेंस किया जा रहा है, कि पेमेंट अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंसी का वैल्यू या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। ठीक है, और पूरे चैप्टर हमको यही पढ़ना है कि कैसे इंडिया के अंदर पैसा आएगा और कैसे, मतलब किस किस कारण से इंडिया में पैसा जा सकता है और किस किस कारण से इंडिया में पैसा आ सकता है। उसका वन ऑफ द एग्जांपल है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो मेजर एग्जांपल है। ठीक है, और बाकी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि और क्या क्या कारण होता है जिसके कारण पैसा आता है और जाता है, कैसे इसको बैलेंस करते हैं। इन केस अगर बैलेंस नहीं होता है तो फिर गवर्नमेंट या आरबीआई उसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है, क्या स्टेप लेता है, कैसे लेता है, कहाँ से करता है, ये सब पूरा चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का रोल क्या होता है, या मतलब गवर्नमेंट का या आरबीआई का रोल क्या होता है, इसको बैलेंस करके रखना। ये जो पेमेंट है, ठीक है, ये पेमेंट जो जा रहा है और आ रहा है, इसको बैलेंस करके रखने के लिए। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो करेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये चैप्टर हम लोग ये पढ़ेंगे कि मान लेते हैं ये 78 से घर के फिर आगे हम लोग को ये पढ़ना होगा कि मान लेते हैं ये 78 रुपीज आज के डेट में, कल को ये अगर 75 हो गया या 80 हो गया, दो केस हो सकता है, या तो बढ़ सकता है तो घट सकता है। तो अगर 75 होगा तो इससे अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, अगर 80 हो जाएगा तो क्या अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। तो ये सब पूरा चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक क्लियर है? पहले टॉपिक क्लियर कर लीजिए दिमाग में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई भी किसी को डाउट है तो अभी तक बताइए ना, अभी अगर किसी को डाउट हुआ तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए जी, नहीं तो कोई क्वेश्चन है तो भी बोल सकते हैं। हम्म, बोलिए, क्यों नहीं बोलिएगा? इस हम जहां जितना तक पढ़ाए उतना में कोई डाउट है? ठीक। तो जैसे हम लोग बैलेंस, जैसे हम लोग ये बजट का पढ़े थे क्लासिफिकेशन, उसी टाइप से इसका भी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि अब बेसिकली देखिए, बेसिकली हो क्या रहा है, एक साइड इंडिया है, तो यहाँ से पैसा जा रहा है और पैसा आ रहा है। अब ये जो पैसा जो जा रहा है इसको हमको ट्रैकिंग करना है। ठीक है, इसी को बेसिकली ट्रैक करना है कि पैसा जो जा रहा है और आ रहा है वो कैसे हम लोग उसको बारे में पढ़ें। तो इसको आसान रूप से समझने के लिए, जैसे बजट के अंदर दो अलग अलग अकाउंट आपको पढ़ाया गया, एक बजट, सॉरी बजट के अंदर दो पढ़े, कौन कौन सा अकाउंट पढ़े हम लोग, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल, तो दोनों का अलग अलग रोल था। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, ये बैलेंस ऑफ, हेडिंग डालिए, पूरा पेज का एक लेकर, कम से कम हाफ पेज होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए
बीओपी का वर्गीकरण या भुगतान संतुलन का वर्गीकरण, और इंग्लिश में लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बीओपी। क्लासिफिकेशन ऑफ बीओपी या बीओपी का वर्गीकरण। अब इसको आसान रूप से समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि ये जितने भी पैसे हैं उसको दो अकाउंट में बांट दिया गया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इसका क्या है, तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में बांटना है। एक हो गया करेंट अकाउंट, चालू खाता, और दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। ठीक है, कोई डाउट इसमें? करेंट अकाउंट का मतलब क्या? जनरली ये शॉर्ट टर्म डे टू डे एक्टिविटीज में ये पैसा मतलब यूज होगा, मतलब यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो डे टू डे एक्टिविटी के लिए होता है। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट मतलब क्या समझ में आ रहा है नाम से, तो उससे कुछ ना कुछ कैपिटल या पूंजी का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई एसेट क्रिएट होगा, तो जनरली वहां पे लॉन्ग टर्म का पैसा रहेगा। ठीक है, अब करेंट अकाउंट को दो भाग में बांटा गया है। एक हो गया विजिबल, दूसरा होगा इनविजिबल। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में भी वही लिखे विजिबल और इनविजिबल, और ब्रैकेट में लिखिएगा दृश्य और अदृश्य। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, आपको फर्स्ट क्लास के अंदर जब नेशनल इनकम पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताए थे गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जिसको भी हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं वो क्या होता है, गुड्स। ठीक है, और बाकी दूसरा हो गया सर्विसेज, जिसको टच या टच नहीं किया जा सकता, बस फील किया जा सकता है। ठीक है, वो हो जाएगा सेवा के अंदर। ठीक है, तो इनविजिबल के अंदर सर्विसेज भी आता है, और भी पार्ट है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे इनविजिबल, जैसे जनरली इनविजिबल जो वर्ड है या कहीं भी ऐसा पढ़ेंगे तो जनरली लोग रिलेट करते हैं इसको किससे, मतलब सर्विसेज से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ सर्विसेज से रिलेट नहीं करेगा, अन्य चीजों से भी ये रिलेट करेगा। तो क्या क्या, सर्विस, इनकम और ट्रांसफर। ठीक है,
उसके बाद इनकम के अंदर है प्रॉफिट, इंटरेस्ट या डिविडेंड। ये जो तीनों टर्म है ये आपस में मिलता जुलता टर्म है। देखिए ये जो वर्ड है डिविडेंड, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। डिविडेंड पहले पढ़े हैं। हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे? लाभांश। डिविडेंड किसको बोलते हैं? जैसे आपको बताए होंगे, जैसे किसी भी कंपनी का जब हम लोग शेयर खरीदते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का आपने 10 शेयर्स परचेज किया, तो 10 शेयर्स परचेज करने पे क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है आपको, या क्या क्या घाटा हो सकता है? दो ही चीज हो गया, या तो शेयर लोग क्यों खरीदते हैं, या तो प्रॉफिट या लॉस के लिए। जिन्हें लोग खरीदते हैं प्रॉफिट के लिए, हो भी सकता है लॉस भी, ठीक है। तो 10 शेयर का मान लीजिए वैल्यू है, पर शेयर का कॉस्ट था मान लीजिए 50 रुपीज या 500 मान लीजिए, ठीक है। तो आपका वैल्यू कितने का हो गया? टोटल शेयर का वैल्यू कितने का हो गया? 5,000। तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब ये शेयर का दाम बढ़ के 500 के जगह ये 600 हो जाए। तो जनरली लोग क्यों खरीदते हैं शेयर? क्योंकि कल को उसका रेट बढ़ेगा तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। और मेरा शेयर का वैल्यू जब ये 500 से 600 हो जाएगा तो मेरा एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6,000। मतलब कल को अगर जब ये रेट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा और अपना शेयर हम बेचेंगे तो उससे हमको 1,000 का प्रॉफिट होगा, इसलिए लोग शेयर खरीदते हैं। तो एक ये कारण हो गया शेयर खरीदने का, क्योंकि रेट एप्रिसिएट करता है। रेट मतलब बढ़ता है और बढ़े हुए रेट पे बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। दूसरा ये होता है कि जब आप शेयर को होल्ड करते हैं तो जो कंपनी जब अपना प्रॉफिट जनरेट करती है तो ईयर एंड में हो सकता है आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा दे, ठीक है। उस प्रॉफिट के हिस्सा को बोलते हैं डिविडेंड, जो शेयर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वहां पे टीसीएस मान लीजिए ऐसा अनाउंस करता है कि पर शेयर वो 10 रुपीज का जितना भी शेयर है, जितना भी शेयर है पर पे मान लीजिए ये 5 रुपया का डिविडेंड इशू करने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी शेयर होल्डर है सबको एक्स्ट्रा 5-5 रुपया मिलेगा। तो एक तो सोर्स ऑफ इनकम ये हो गया कि आपका रेट यहाँ पे बढ़ गया, और ये घट भी सकता है, ठीक है। हम लोग सपोज कर रहे हैं कि बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या हो गया कि हमको यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा मिल गया, ठीक है। प्राइस का जो बढ़ोतरी हुआ उसका फायदा मिल सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कंपनी शेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा दे दे। वो जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? लाभांश। मतलब लाभ का अंश। मतलब कंपनी जब प्रॉफिट जनरेट करता है तो जो प्रॉफिट होता है अपने शेयर होल्डर को उसको बांटता है। शेयर होल्डर मतलब क्या? उसके मालिक लोग हैं। जो भी शेयर होल्डर है वो क्या हो गया? उसका ओनर हो गया। तो ओनर को प्रॉफिट का एक अंश देता है। वो जरूरी नहीं कि प्रॉफिट होगा तो देगा ही, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? तो वो हो गया डिविडेंड का पार्ट। इंटरेस्ट का पार्ट क्या हो गया? इंटरेस्ट किसको बोलेंगे? ब्याज। जैसे मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया ने किसी को लोन दिया और वहां पे इंटरेस्ट के रूप में पैसा वापस आ रहा है, तो पैसा वहां पे है। मतलब इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सारा तीनों आपस में मिलता जुलता टर्म है, ठीक है। ये तीनों को एक साथ हम लोग इनकम के अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब आ गया ट्रांसफर, कि पैसा का जनरली बिना किसी काम का भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। किस किस रूप में? तो पहला वर्ड है रेमिटेंस, ठीक है। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, गूगल कीजिए। ये इंग्लिश वर्ड का मतलब समझ, देखिए क्या है, स्मार्टफोन का सही यूज भी करना चाहिए। देखिए क्या है, क्या है इसका मतलब? हम्म
प्रेषण, हाँ मतलब क्या हुआ, भेजा हुआ रुपया। जैसे से आज के डेट में, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे जो लोग मान लीजिए पटना के नहीं है या कोई भी आप मान लीजिए बाहर से आए हैं और पटना में पढ़ रहे हैं, तो इस केस में आपके घर वाला पैसा भेजता है आपको, तो उसको क्या बोलेंगे, रेमिटेंस। ठीक है, तो ये पैसा मान लीजिए कोई विदेश में पढ़ रहा है तो उसको भी भेजना पड़ेगा। जैसे आप मतलब रेमिटेंस उसको नहीं बोलते हैं कि आपके फादर अगर आपको भेज रहे हैं तो उसको रेमिटेंस नहीं बोले, क्योंकि विद इन इंडिया हो रहा है वो। तो जनरली रेमिटेंस किसको बोलते हैं, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कि आउटसाइड इंडिया मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और वहां पे आपको गार्जियन आपको पैसा भेज रहा है तो उसको पैसा को बोलेंगे रेमिटेंस। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बहुत सारा वर्ड है, वर्ड से मतलब समझिएगा तो ऑटोमेटिक सारा चीज क्लियर हो जाएगा, किस वर्ड का क्या मतलब होता है वो पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है उसके अंदर ग्रांट या डोनेशन। ग्रांट का मतलब वही हो गया दान देना, दान या डोनेशन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट का तीन पार्ट है, इन्वेस्टमेंट, लोन और FCNR। FCNR का मतलब कोई जानते हैं? FCNR वर्ड कभी सुने हैं? ये वर्ड कभी सुने हैं, FDI FPI? क्या होता है FDI बताइए, फुल फॉर्म नहीं पूछे थे, क्या होता है? हाँ, ठीक है। और वो FPI? ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का दो पार्ट है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, FDI और FPI। FDI का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और FPI का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आता है, दोनों का अलग अलग रूप है, उसको भी आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों का क्या क्या पार्ट है। क्या हो गया? हाँ, FCN का होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ठीक है, या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फील्ड लोन दो टाइप का लिखा हुआ है, सॉवरिन लोन और कॉमर्शियल लोन। क्या हो गया? सॉवरिन वर्ड जहाँ पे हो मतलब वो गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड होता है। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट चार्ट हो गया, एक पहले एक बार पूरा बना लीजिए, इस बार डिटेल में लोग डिस्कस करेंगे।
सब लोग बना लिए हैं? तो बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, एक करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब करंट अकाउंट का हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं। पहला बोला गया विजिबल और दूसरा बोला गया इनविजिबल। तो इसे साफ पता चलता है कि विजिबल के अंदर सिर्फ क्या होगा, सिर्फ गुड्स को ही हम लोग रखेंगे, मतलब जिसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी गुड्स हैं जिसका हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए अभी आप न्यूज में सुने होंगे इंडिया सबसे ज्यादा डायमंड इंपोर्ट कहाँ से करता है, रसिया से करता है, ठीक है। तो उसका एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। इंडिया करता है क्या है, गोल्ड को इंपोर्ट करता है और ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करता है। तो कोई भी चीज ऐसा भी जिसको हम लोग देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, कार हो गया, ट्रक हो गया, किसी भी चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, जितने भी गुड्स हैं उन सभी का जो पैसे का लेन देन होगा, उन सभी के पैसे को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, विजुअल अकाउंट के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो जितना भी गुड्स का मतलब क्या हो गया, जितना भी गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब जनरली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जो मतलब पोर्ट सिटी से जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं कार्गो से या शिप से, वो सारा चीज कहाँ पे रहेगा, इस विजुअल अकाउंट के गुड्स के अंदर रहेगा, ठीक है। जितने भी कंटेनर के अंदर सामान आ रहा है, इंडिया से सामान जा रहा है चाइना, या चाइना से सामान आ रहा है इंडिया, वो सारा का अकाउंट का पैसा किधर दिखाया जाएगा, विजुअल अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? दूसरा है आपका इनविजिबल। इनविजिबल के अंदर गुड्स छोड़ के जितने भी हैं, जिसको भी हम लोग सिर्फ देख नहीं सकते हैं या जिसको टच नहीं कर सकते, वो सारा इसके अंदर आएगा। उसमें सबसे पहला बोला गया सर्विसेज। अब एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स का ही नहीं होता है, सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है। जैसे जैसे मान लीजिए इंडिया ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ठीक है। जैसे बहुत सारे फॉरेन, इंडिया के अंदर बहुत सारे कंपनीज है, टॉप की कंपनीज हैं, जैसे टीसीएस हो गया, और कोई कंपनी का नाम बताइए जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है इंडिया का टॉप 5 में। कौन सा? इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ठीक है, टेक महिंद्रा हो गया। तो ये सब जितने भी कंपनीज हैं, ये लोग करते क्या है, किसी भी फॉरेन कंपनी का प्रोजेक्ट को ये लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या उसका हैंडल करते हैं, उसके या मेंटेनेंस करते हैं सॉफ्टवेयर का। तो मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि इंडिया ने किसी यूएस कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप किया मतलब सॉफ्टवेयर उनके लिए डेवलप किया और उनको हैंड ओवर किया, तो बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वो सब चीज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, मतलब जितने भी सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, वो सब के रिलेटेड जितना भी पैसा है वो सारा यहाँ पे दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे सब जो दिखाना है वो अमाउंट दिखाना है, ये नहीं कि सर्विसेज के अंदर क्या क्या होता है वो नहीं लिखना है। तो सर्विसेज के रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ उसके बारे में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए कोई सर्विसेज में क्या 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 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जो भी हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटैलिटी आ सकता है, ठीक है, कोई डॉक्टर का सेवा आ सकता है, कोई टीचर का सेवा आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जितना भी चीज हो सारा किसके अंदर आएगा, सर्विसेज के अंदर आएगा। इसके अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो सॉफ्टवेयर पार्ट ही है। इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है। तो विदेश के जितने भी कंपनीज हैं उनका सॉफ्टवेयर इंडिया डेवलप करता है और उनको बेचता है और बदले में पैसा मिलता है। तो इंडिया सॉफ्टवेयर का इतना बड़ा हब क्यों है? दिमाग इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे सस्ता लेबर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो डेवलपर हैं वो बहुत सस्ते रेट में मिल जाते हैं, इसलिए इंडिया में इतना डेवलपमेंट होता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, तो दूसरा पार्ट आ गया इसका इनकम। इंडिविजुअल के अंदर इनकम और कैसे कैसे आ रहा है, तो प्रॉफिट या इंटरेस्ट दोनों इसको एक साथ मान लीजिए, या तीनों एक ही साथ रिलेटेड ही वर्ड है, बस तीनों अलग अलग टर्म है, मतलब सबका एक ही है, हर जगह प्रॉफिट ही हो रहा है। किस रूप में? अगर प्रॉफिट जनरली मान लीजिए आपने कहीं पे किसी रूप में इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से मतलब फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब यहाँ पे जो भी बात करें इंडिया का बात नहीं करेंगे, फॉरेन का बात करेंगे। जैसे इंडिया ने मान लीजिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था किसी दूसरे कंट्री में, ठीक है, या पोर्ट खरीदा था या कुछ भी इस टाइप का, या कोई भी माइंस खरीदा था। जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके कोई गोल्ड माइन या आयरन का माइन या कोल का माइन खरीदता है, तो क्या होगा, वहां पे पैसे का लेन देन होगा और वहां पे प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड ये सब आ सकता है, ठीक है। तो उस रूप से जितने भी पैसे आएंगे वो सारा, वो डिविडेंड के रूप में हो या ब्याज के रूप में हो या प्रॉफिट के रूप में, सारे वो किधर दिखाएंगे, इनकम में ही दिखाएंगे, ठीक है।
उसके बाद तीसरा है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब किस चीज का है, पैसे का यहाँ पे ट्रांसफर हो विदाउट एनी मोटिव, मतलब उससे कोई मतलब जनरली उसके लिए कोई काम क्रिया नहीं किया गया हो, ऐसे ही पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो किस रूप से ट्रांसफर हो सकता है, कोई अपने परिवार को पैसा भेज रहा है, ठीक है, आपका मान लीजिए फैमिली कोई फॉरेन में रहता है, आप उस फैमिली को पैसा भेज रहे हैं, या वहां से आपको पैसा मिल रहा है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ भेजना ही, आ भी सकता है और जा भी सकता है, तो हर केस में यही है, इन आउट दोनों में है, मतलब गुड्स का आप एक्सपोर्ट भी करेंगे और इंपोर्ट भी करेंगे, वो भी सारा दिखाना है, इन और आउट दोनों दिखाना है, आना और जाना। सर्विसेज का भी इन आउट दिखाना है, ठीक है, जितना भी है सबका इन आउट दिखाना है। जैसे मान लीजिए इंडिया में इंडियन कंपनी जो फॉरेन में गया, वहां से इंटरेस्ट कमाया या प्रॉफिट कमाया, तो वो तो दिखाना है। ये भी दिखाना है कि जो इंडियन फॉरेन कंपनी जो इंडिया में है, जैसे फॉरेन कंपनी इंडिया में कौन सा हो गया, एग्जांपल के लिए मान लीजिए पेप्सिको, ठीक है, पेप्सिको कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, पेप्सी। तो ये जो प्रोडक्ट है पेप्सी, ये पेप्सिको का प्रोडक्ट है। फिर कोको कोला, हिंदुस्तान यूनिलीवर कहाँ का कंपनी है, कहाँ का है, कहाँ का है, यूएस कंपनी है, ठीक है। तो ये सब जितने भी कंपनी है, बाटा कहाँ कंपनी है, फॉरेन का कंपनी है, ये सब पता है ना कि इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है। तो बाटा हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, पेप्सिको हो गया, कोको हो गया, सैमसंग हो गया, सब जितने भी कंपनीज हैं, ये सब जो बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट जनरेट करेगा तो वापस अपने देश ले जाएगा ना। हाँ, तो जो भी प्रॉफिट जनरेट करके या इनकम जनरेट करके जो पैसा ले गया, उसको यहाँ पे दिखाएंगे कि माइनस में कि पैसा गया, और जो कंपनी पैसा लेके आया उसको प्लस में दिखाएंगे कि पैसा लेके आया। फिर दोनों को बैलेंस करेंगे। जैसे मान लीजिए इनकम के रूप में ऐसा डेटा है कि यहाँ पे इंडिया से जो बाहर गया वो 100 करोड़ रुपया बाहर गया, इंडिया से जो पैसा आया वो मान लीजिए 50 करोड़ आया, तो इसका मान लीजिए 80 मान लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये बैलेंस में नहीं है, ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है। समझ में आ रहा है बात, इस तरह से समझना आपको, एक एक चीज एग्जांपल लेके। अगला है ट्रांसफर, मतलब पैसा किसी भी रूप में मतलब भेजा गया या आया, वो डोनेशन के रूप में हो या परिवार के रूप में हो, किसी के रूप में हो। जैसे मान लीजिए जनरली डोनेशन ये सब कहाँ पे चलता है, कंट्री लेवल पे डोनेशन होता है, या कोई संस्था को डोनेट किया गया, इस रूप में यहाँ पे डोनेशन का बात है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि इंडिया में कितना पैसा रेमिटेंस के रूप में आया और इंडिया से कितना पैसा बाहर गया। तो यहाँ पे भी कुछ पैसा होगा जो ट्रांसफर में इन होगा, मतलब कुछ पैसा विदेश से आएगा, ठीक है, और कुछ पैसा आउट होगा जो इंडिया से बाहर जाएगा। फिर उसको बैलेंस करना होगा कि दोनों बराबर हो। तो बेसिकली ये है कि हर जगह पैसे का लेन देन हो रहा है, मतलब कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा जा रहा है, कहीं पे पैसा ज्यादा आ रहा है, कहीं पे कम आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सबको जोड़ते हुए पहुंचाना कहाँ पे है, यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 200 ऐसे करके सबका कुछ ना कुछ फिगर एक आएगा, वो सबका फिगर यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में पहुंचेगा। यहाँ पे मेजरली यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, मतलब ओवरऑल जो फिगर है, जैसे रेमिटेंस का फिगर कुछ होगा, इनकम का फिगर होगा, सर्विसेज का फिगर होगा, गुड्स का फिगर होगा, इन सभी का फिगर मिला के करेंट अकाउंट का फिगर बनेगा। इस करेंट अकाउंट का फिगर और कैपिटल अकाउंट का फिगर मिला के बैलेंस ऑफ पेमेंट का फिगर बनेगा। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का फिगर है, इसको बैलेंस करना होता है, ठीक है, ओवरऑल टॉप का, ये नहीं कि सबको बैलेंस करना है, मतलब जितना भी नीचे वाला है सबका ओवरऑल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब ये पार्ट में मोटा मोटी सब कुछ समझ में आ गया क्या है करंट अकाउंट। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट में कैसे कैसे पैसे का लेन देन हो सकता है, तो एक है एफडीआई, दूसरा एफपीआई। आगे चल के इसको डिटेल में लोग पढ़ेंगे कि एफडीआई और एफपीआई क्या होता है। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। मतलब जहां पे भी, जैसे अभी हम लोग बात किए, ये पेप्सिको का, कोको कोला का, सैमसंग का, ये सब क्या एक तरह से एफडीआई के रूप में इंडिया में आया हुआ है, ठीक है। तो एफडीआई के रूप में और दूसरा एफपीआई के रूप में भी आया हुआ है। अब दोनों में क्या अंतर है आगे चलकर हम लोग डिटेल में देखेंगे। आपको बस ये अभी समझ के रखना है कि कोई भी विदेशी कंपनी अगर इंडिया में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एफडीआई। वो पैसा को क्या बोला जाएगा, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे ये क्या होता है। कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ पे दो पार्ट है कि कुछ कंपनीज हैं, जैसे ये सब कंपनी है जो इंडिया में आया बाहर से, कुछ इंडियन कंपनी है जो बाहर जाके बिजनेस कर रहा है, जैसे भारती एयरटेल, उसका ऑफिस अफ्रीका में भी है, सर्विस अफ्रीका में भी है। और कोई कंपनी बताइए, अदानी पावर,
अदानी का कोल माइन ऑस्ट्रेलिया में भी है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा, हाँ बहुत सारा, टाटा है, रिलायंस है, सबका कुछ ना कुछ पार्ट विदेश में भी है। तो जो भी पैसा बाहर गया, मतलब दूसरे देश में इन्वेस्ट हुआ, वो एफडीआई के रूप में इंडिया से बाहर गया। और जो पैसा इंडिया में पैसा आया, उसको बोलेंगे कि इंडिया में पैसा एफडीआई के रूप में आया। तो दोनों में इन आउट है, पैसा आया भी और गया भी। ठीक है, फिर उसके बाद है लोन को देख लेते हैं पहले। लोन, लोन मतलब क्या? लोन भी अगर मान लेते हैं विदेश से अगर इंडिया के अंदर कोई भी लोन ले रहे हैं तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे जो लोन का या जो भी एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है सारा होना चाहिए किसके किसके बीच में? किसी दो कंट्री के बीच में। मतलब यहाँ पे विद इन अ कंट्री अगर हो रहा है तो उसको अकाउंट में यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर मान लेते हैं आरबीआई से कोई लोन ले रहा है या बैंक टू बैंक कोई लोन ले रहा है तो उसको यहाँ पे नहीं रखना है। कंट्री टू कंट्री जहाँ पे बात होगा इस हर चीज के अंदर, अगर कोई भी कंट्री से बाहर जा रहा है तो ही इसको अकाउंट में लेना है, इनको नहीं लेना है। अब मान लेते हैं लोन का, लोन के अगर लोन आप लेते हैं या देते हैं, लोन लेंगे तो पैसा आएगा, लोन देंगे तो पैसा इंडिया से बाहर जाएगा। सिंपल सा बात है। अब लोन दो प्रकार का हो सकता है, एक कॉमर्शियल लोन, कि अगर कॉमर्शियल लोन मतलब कोई भी कंपनी अगर ले रहा है, जैसे टाटा ने लोन ले लिया वहां विदेशी बैंक से, ऐसा हो सकता है ना। तो उस रूप में उस पैसा को कहाँ रखेंगे? ये लोन के अंदर कॉमर्शियल पार्ट को। मतलब कोई भी कंपनी अगर लोन लेता है तो कॉमर्शियल पार्ट में आएगा। लोन गवर्नमेंट भी लेता है, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट लोन ले सकता है, इंडियन गवर्नमेंट लोन ले सकता है फॉरेन से। अगर वैसे में लोन लेगा तो उसको किस में रखेंगे? सॉवरिन में रखेंगे। ठीक है, सॉवरिन लोन बोलेंगे या गवर्नमेंट लोन उसको बोलेंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद है एफसीएनआर। एफसीएनआर का फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी मतलब वो रुपीज में नहीं है, किसी दूसरे करेंसी में है। वो क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए वो डॉलर है, पाउंड है, या कोई भी चीज है, कोई भी करेंसी का अकाउंट है। किसका अकाउंट है? नॉन रेसिडेंट का। नॉन रेसिडेंट मतलब जो इंडियंस इंडियंस हैं लेकिन इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो वो जो पैसा, जैसे मान लीजिए कोई इंडिया का आदमी यूएसए में काम करता है, तो उसको अपना अकाउंट कहाँ मेंटेन करना चाहिए? यूएसए के अंदर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वहां पे सैलरी मिल रहा है, वहां पे वो खर्च कर रहा है। लेकिन उसने अपना अकाउंट कहाँ पे रखा है? इंडिया में रखा है। ठीक है, तो वैसा पैसा भी क्या होगा कि मतलब वो पैसा है यूएसए का, लेकिन उसका अकाउंट के थ्रू वो पैसा है कहाँ पे? इंडिया में है। ठीक है, या ऐसा कोई विदेशी भी कर सकता है कि वो मतलब यूएसए का कोई आदमी इंडिया में काम कर रहा हो लेकिन अपना अकाउंट वो यूएसए में रखा हो। तो उस रूप में मान लीजिए सिंपल सा मान लेते हैं कोई इंडियन है, यूएसए में रहता है, लेकिन वो अकाउंट अपना इंडिया में रखे हुए है, तो वो भी पैसा आ गया इंडिया के अंदर। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे काउंट करेंगे। ओवरऑल ये पूरा चार्ट में किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। कोई भी जहाँ पे कोई भी एक टर्म लिखा हुआ है, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग है, इसको एक एक करके हम लोग डील करना है सब चीजों को। ये चार्ट के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए, कोई भी वर्ड को समझने में। क्या? एफसीएनआर का सबसे पहला मतलब हो गया, एफसी का मतलब हो गया फॉरेन करेंसी। जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट किस करेंसी में होता है? अगर इंडिया में है तो रुपीज में होता है ना। लेकिन आप बैंक में आप जाके बोलेंगे कि हमको सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाना है, हमको एफसीएनआर अकाउंट खुलवाना है, तो आपसे क्या पूछेगा? किस करेंसी में खुलवाना है? तो मान लेते हैं हम डॉलर में खुलवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि ये जो एफसीएनआर है, नाम ही में समझ आया, फॉरेन करेंसी, मतलब ये जो अकाउंट खुलेगा रुपीज में नहीं खुलेगा, किसी दूसरे करेंसी में खुलेगा। अगर आप यूएसए का आदमी है तो ये डॉलर में खुलेगा। जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं या जहाँ पे आपको काम करना है उस कंट्री की करेंसी में ये अकाउंट खुलेगा। सबसे पहला बात, ये दो वर्ड समझ में आ गया। दूसरा, दो वर्ड का मतलब नॉन रेसिडेंट, मतलब ऐसा इंडियन जो इंडिया में रहता नहीं है, दूसरी जगह काम करता है। ठीक है, या कुछ भी करता है। तो जहाँ पे आप जिस कंट्री का खुलवाना चाहते हैं उसका खुलेगा, मतलब आपको इंडियन नहीं रहना पड़ेगा। मतलब आपको नॉन रेसिडेंट अगर आप होंगे तभी आपका अकाउंट खुलेगा। ठीक है, और कोई दिक्कत? और किसी को ये जो पार्ट है एफडीआई और एफपीआई, ये दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर होता है। जनरली ये समझ के चलिए कि एफडीआई जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, और जो एफपीआई होता है वो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब ये लोग जनरली लोग क्या करेंगे? इंडिया में आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, ये सब अपना काम करेंगे, जैसे पेप्सी, कोको कोला, सैमसंग ये सब कर रहा है।
एफपीआई वाला क्या करेगा, ये लोग शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, मतलब जनरली स्टॉक मार्केट में जाएगा, स्टॉक शेयर ये सब खरीदेगा और वापस चला जाएगा बेच के। ठीक है, मतलब ये आपको फिजिकल रूप में दिखेगा, ये फिजिकल रूप में दिखेगा नहीं, ऑन पेपर बस दिखेगा। ठीक है, अभी बस सिंपल ये समझ लीजिए कि ये शॉर्ट टर्म है, ये एफपीआई शॉर्ट टर्म का होता है, एफडीआई लॉन्ग टर्म का होता है। ठीक है, अब बताइए किसी में कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब कुछ कुछ बेसिक टॉपिक है उसको एक एक करके पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग, हाँ ब्रश कर दें, ये आप लिख लिए हैं सब लोग ना, क्या हो गया, बाद मत लिखिए अभी लिखिए। ठीक, अगला लिखिए ट्रेड। ट्रेड को हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यापार। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, ऐसा हम मान लीजिए ऐसा हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया और श्रीलंका का ट्रेड होता है, मतलब क्या, क्या बोलिए। हाँ ठीक है, तो ट्रेड का मतलब दो पार्ट होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जब दोनों को मिला देते हैं तो एक साथ क्या बोलते हैं, ट्रेड। और ट्रेड में होता क्या है, जनरली गुड्स का ट्रेड होता है, मतलब वस्तु का लेन देन होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब पहले लिख लीजिए, ट्रेड का मतलब क्या हो गया, इंग्लिश में लिख लीजिए पहले, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज ट्रेड। वस्तु का आयात और निर्यात को व्यापार कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक टर्म है। इसके बाद देखिए इसका मतलब, ये ट्रेड के अंदर ये समझ लीजिए कि ट्रेड का जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी सेवा का लेन देन का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स का या वस्तु का बात कर रहे हैं। और वस्तु का जो लेन देन होगा किसी न किसी अमाउंट का होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं, 100 करोड़ का कर रहे हैं कि 10 रुपया कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, तो अमाउंट के ऊपर कुछ कंडीशन जनरेट होता है। ठीक है, उसको लिखिए, लिखिए आयात और निर्यात के मूल्य के आधार पर, आयात और निर्यात के मूल्य के आधार पर या कीमत के आधार पर दो परिस्थिति हो सकता है, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ, based on amount of goods and services, sorry, based on amount of export and import, based on amount of export and import there can be two conditions. वो दो कंडीशन क्या हो सकता है, ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस, ये लिख लीजिए। दो कंडीशन क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस। हिंदी में भी लिखिए यही चीज, इंग्लिश में ही, और ब्रैकेट में हिंदी में लिख लीजिए व्यापार घाटा और व्यापार अधिशेष। हिंदी वाले ये इंग्लिश वाला भी लिखिएगा, व्यापार घाटा या व्यापार अधिशेष।
अधिशेष। सरप्लस को हिंदी में क्या बोलेंगे? ठीक है, ये दो कंडीशन क्या क्या हो सकता है देखिए। इसमें ट्रेड में बेसिकली बात क्या करना है, दो चीज का, एक्सपोर्ट और दूसरा इंपोर्ट। और ये ट्रेड में होता किस चीज का है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट? गुड्स का। तो दो ही कंडीशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कितना रुपया का ट्रेड कर रहे हैं और कितना रुपया का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो डेफिसिट कब होगा? जैसे जब भी हम लोग कंडीशन देखिए, जैसे जब भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? तो एक्सपोर्ट करेंगे तो रुपीस क्या होगा, इन होगा, और इंपोर्ट करेंगे तो रुपी क्या होगा, आउट होगा। तो हम लोग डेफिसिट का मतलब घाटा, घाटा कब बोलेंगे, जब आपका पैसा ज्यादा चला जाएगा और कम आए तभी ना बोलेंगे डेफिसिट। और सरप्लस कब बोलेंगे, जब आपको पैसा अधिक मिल जाए। ठीक है, तो पैसा अधिक कब मिलता है, एक्सपोर्ट में पैसा मिलेगा और इंपोर्ट में पैसा जाएगा। तो डेफिसिट कब बोलेंगे, जब हमारा इंपोर्ट ये आउट वाला जो क्या हो, अधिक हो जाए। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट में होना क्या चाहिए, इंपोर्ट कब होगा ऐसा, जब इंपोर्ट का जो ये अधिक हो जाए, किससे, एक्सपोर्ट से। तो वैसे कंडीशन को क्या बोलेंगे कि ट्रेड डेफिसिट है। ये किस टर्म में, मतलब ऐसा नहीं कि नापेंगे किलो से, कितना किलो का एक्सपोर्ट किया कितना किलो का इंपोर्ट किया, वैसा नहीं नापना है, पैसा के रूप में नापना है कि कितना रुपया का एक्सपोर्ट किए और कितना रुपया का इंपोर्ट किए। अगर उस सेंस में अगर इंपोर्ट हमारा ज्यादा होता है मतलब और एक्सपोर्ट कम होता है, तो वैसे कंडीशन को क्या बोलेंगे कि ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, व्यापार घाटा है। ठीक है, तो अब लिखिए व्यापार घाटा किसको बोलते हैं। लिखिए, जब व्यापार घाटा का, पहले डेफिसिट का लिखिए, ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा, जब जब वस्तु का आयात अधिक हुआ हो वस्तु के निर्यात से, जब वस्तु का आयात अधिक हुआ हो वस्तु के निर्यात से, तो उस स्थिति को व्यापार घाटा कहते हैं। When import of goods is more than export of goods, then that condition is called as trade deficit. नहीं, उतना डिटेल में उतना ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए। When import of goods is more than export of goods, then that condition is called as trade deficit. तो बेसिक ये दिमाग में रख के चलिएगा कि जब भी इंपोर्ट करते हैं तो पैसा बाहर जाता है और एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है। ठीक है, दूसरा है ट्रेड सरप्लस। तो ट्रेड सरप्लस कब होगा, जस्ट इसका उल्टा कंडीशन, कि एक्सपोर्ट अधिक हो किससे, इंपोर्ट से। ठीक है, खुद से डिफिनेशन लिख लीजिए वहां पे, बस ये वर्ड को चेंज करना है, ज्यादा की जगह कम लिख दीजिए सेम डिफिनेशन, मोर की जगह लेस लिख दीजिए, लेस की जगह मोर, उल्टा कर दीजिए, ऑटोमेटिक डिफिनेशन बन जाएगा। खुद से लिख लीजिए। ये दोनों टर्म हमेशा यूज होगा आगे, ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस। ट्रेड डेफिसिट तभी होगा जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट ज्यादा होगा, और ट्रेड सरप्लस तब होगा जब हमारा
एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। ठीक है, अगला टर्म लिखिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, शॉर्ट में बीओटी, हिंदी में लिखेंगे व्यापार संतुलन। डिफरेंस लिखिए, नेट डिफरेंस, इंग्लिश में लिखिए नेट डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। नेट डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन विजुअल अकाउंट is called as balance of trade. Net difference of export and import of goods in visible account is called as balance of trade. हिंदी में लिखिए दृश्य खाते के, दृश्य दृश्य जो विजुअल अकाउंट था ना, दृश्य खाते में वस्तुओं के आयात और निर्यात के, वस्तुओं के आयात और निर्यात के शुद्ध अंतर को, वस्तुओं के आयात और निर्यात के शुद्ध अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बात किस चीज का करना है, मतलब यहाँ पे हम लोग जब ये निकालेंगे किस चीज का, कि जितना भी हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जितना भी सारा एक्सपोर्ट, किस एक्सपोर्ट गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस में लिखते हैं, विजुअल अकाउंट के अंदर हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो जितना भी एक्सपोर्ट है और जितना भी इंपोर्ट है, क्या क्या हम लोग एक्सपोर्ट करें, सबका वैल्यू लिखेंगे, सबका वैल्यू जोड़ेंगे, इतना इतना आया। जितना भी इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, ये सब जितना भी है, सबका वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, कि वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है। वो निगेटिव, जैसे मान लेते हैं एक्सपोर्ट, ये पूरा वैल्यू निकालें और जब दोनों का नेट निकालेंगे तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये प्लस में होगा या तो माइनस में आएगा। ठीक है, जो एक्सपोर्ट वाला पार्ट है, एक्सपोर्ट जब करते हैं तो पैसा आता है, तो ये वाला पार्ट हम लोग का प्लस में रखेंगे और इसको माइनस में रखेंगे। फिर इन दोनों का नेट निकालेंगे, जो भी आएगा वो या तो प्लस में आएगा नहीं तो माइनस में आएगा। ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकता है। जैसे एग्जांपल 1, जैसे मान लीजिए ये आया हमारा 100 और ये आया 80, तो ये कंडीशन कैसा है, सरप्लस का है या डेफिसिट का है, डेफिसिट है। ये सरप्लस का है, मतलब हम लोग बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या है, सरप्लस में है। लेकिन एक्चुअल में इंडिया का रहता किस में है, इंडिया का हमेशा किस में रहता है, डेफिसिट में रहता है। ठीक है, तो हमेशा इंडिया ट्रेड डेफिसिट में रहता है, मतलब हमेशा हमारा जो इंपोर्ट रहता है वो अधिक रहता है। तो मान लीजिए कि ये जो एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए 100 करोड़ का करते हैं और इंपोर्ट 120 करोड़ का करते हैं, तो इन दोनों का जब नेट निकालेंगे तो ओवरऑल हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो आएगा वो किस चीज में आएगा, -20 आएगा। तो जब भी हमारा ये माइनस में रहा, इसका मतलब कैसा कंडीशन है, ट्रेड डेफिसिट का कंडीशन है। ठीक है, निगेटिव आ गया मतलब ट्रेड डेफिसिट कंडीशन आ गया। ठीक है, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो हमेशा किस में रहता है, ट्रेड डेफिसिट में रहता है। ठीक है, ये अभी से शुरुआत से लेकर ऐसा ही चल रहा है। तो लिखिए भारत का, या भारत हमेशा ट्रेड डेफिसिट, या भारत का हमेशा ट्रेड डेफिसिट रहता है या व्यापार घाटे में रहता है। इंडिया ऑलवेज रिमेन्स इन ट्रेड डेफिसिट कंडीशन। क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो अधिक है हमारे एक्सपोर्ट से। अगर रीजन लिखना है तो लिख लीजिए ब्रैकेट में, रीजन लीजिए भारत का निर्यात कम है या निर्यात कम है आयात से, इसलिए।
तो बेसिकली अगर हम लोग को ट्रेड सरप्लस में जाना है तो क्या करना होगा, हम लोग को एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना होगा और इंपोर्ट को घटाना होगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग को अगर इसको हम लोग को सही कंडीशन करना है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट का कंडीशन को सही करना है और इंपोर्ट को कम करना है, तो करना क्या होगा, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को क्या एफर्ट लगाना होगा कि या तो आप एक्सपोर्ट को बढ़ाइए या तो इंपोर्ट को घटा दीजिए, दो ही कंडीशन हो सकता है। तो हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या क्या है, आपको एक बार चार्ट खोल के हम लोग दिखाए भी थे बजट के अंदर। ये तो ओपन ही नहीं हो रहा है इसमें। लास्ट टाइम ये ओपन किए थे सब लोग मोबाइल में, और ओपन कर लीजिए फिर से और देख लीजिए वहीं पे क्या हो गया। लास्ट बार हम लोग खोले थे याद है, उसमें दिखा रहा था कौन सा पीडीएफ में था, याद नहीं हमको। अच्छा छोड़िए उसको, हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया का क्या क्या है। अच्छा तो वो इकोनॉमिक सर्वे में था शायद। ठीक है, जहाँ भी हो डेटा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए जैसे इंपोर्ट के अंदर मेजर इंपोर्ट हमारा क्या क्या है, जैसे क्या क्या ऐसा मेजर चीज है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, लिखिए ऐसे करके, मेजर इंपोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख आयात। तो सबसे पहला लिखेंगे क्रूड ऑयल। मेजर इंपोर्ट क्या क्या है, पहला लिखिए क्रूड ऑयल, दूसरा लिखिए गोल्ड, तीसरा लिखिए इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स या हेवी प्रोडक्ट्स, हाँ या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। फिर लिखिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। अब लिखिए मेजर एक्सपोर्ट, प्रमुख निर्यात। प्रमुख निर्यात में लिखिए, पहला लिखिए पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेट्रोलियम पदार्थ। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या क्या होगा, जैसे पेट्रोल डीजल केरोसिन, ये सब क्या हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। तो बेसिकली देखिए इंडिया कर क्या रहा है कि मेजर यहाँ पे क्रूड ऑयल हो गया और एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो बेसिकली इंडिया कर क्या रहा है कि क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। क्रूड ऑयल मतलब क्या, सब कुछ एक मिक्स है जो कच्चे तेल को बोला जाता है जो खदान से निकला है। अब उसको अगर आपको यूज करना है तो प्रोसेस करना पड़ेगा रिफाइनरी के अंदर, ठीक है, उसको पेट्रोल डीजल सबके अंदर सेपरेट करना होगा।
तो क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि इसको डीजल पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट किसको करते हैं, तो नियर बाई जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे नेपाल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं कि क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किए और उसको रिफाइन करके फिर एक्सपोर्ट कर दिए। तो दोनों में अंतर है, समझ में आ रहा है। जैसे आपको लिखा गया क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का मतलब क्या हो गया, कच्चा तेल, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि रिफाइनरी में जाने के बाद क्या क्या वो रूप में बदला। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर अगला लिखेंगे, अगला लिखिए ज्वेलरी। ज्वेलरी और गोल्ड, जैसे आपको इंपोर्ट में लिखाया गया मेजर इंपोर्ट हमारा क्या है, गोल्ड का है। ठीक है, तो गोल्ड का हम लोग ज्वेलरी में, फिर ज्वेलरी और गोल्ड का मतलब क्या हुआ कि गोल्ड एक रॉ फॉर्म में आया। ठीक है, मान लीजिए आपने, इंडिया ने क्या किया, गोल्ड का एक ब्रिक को इंपोर्ट किया, या खदान से जो भी गोल्ड निकलता है उसको इंपोर्ट किया, उसको प्यूरिफाई किया और उसका ज्वेलरी बना के वापस से एक्सपोर्ट किया। तो जनरली यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट जाता है ज्वेलरी का। ठीक है, तो ज्वेलरी और गोल्ड में दोनों में अंतर है। ज्वेलरी में क्या, गोल्ड में क्या अंतर हो सकता है, एक तो मतलब कि उसको बनाया गया किसी सुंदर रूप में, उसके साथ उसके अंदर और भी अटैचमेंट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए उसके अंदर कोई स्टोन डाल दिया या डायमंड डाल दिया। तो ज्वेलरी का मतलब सिर्फ गोल्ड नहीं होता, ज्वेलरी का मतलब कुछ भी हो सकता है, विथ गोल्ड या विदाउट गोल्ड भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि गोल्ड का ही ज्वेलरी बनता है, ज्वेलरी और भी चीजों का बनता है। ठीक है, उसके बाद अगला लिखिए टेक्सटाइल, कपड़ा। तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है या एक्सपोर्ट हब है वर्ल्ड के अंदर। जितने भी फॉरेन ब्रांड हैं मैक्सिमम का कपड़ा या तो बांग्लादेश में बनता है, नहीं तो इंडिया में बनता है। ठीक है, कुछ अदर कंट्रीज में, वियतनाम है, वहां पे ही बनता है, लेकिन टॉप 2 में क्या आता है, बांग्लादेश सबसे टॉप पे है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, उसके बाद इंडिया। अगला लिखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आप लोग समझ ही रहे हैं, गेहूं चावल ये सब। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे अपना करेंट अकाउंट का। करेंट अकाउंट के अंदर ये बोला गया, हम लोग सिर्फ डिस्कस किए किस चीज का, गुड्स का। यही सबसे मेन पार्ट था, उसी में दो चार टर्म होता है जो कहीं कहीं पूछता है, जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है। तो यही तीन चीज था जो किससे रिलेट कर रहा था, विजुअल अकाउंट से रिलेट कर रहा था। ठीक है, जिसमें हमेशा इंडिया का जो पोजीशन होता है इस विजुअल अकाउंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, क्यों निगेटिव है हम लोग का यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। तो दो काम कर सकते हैं, या तो अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा दीजिए, नहीं तो इंपोर्ट को घटा दीजिए। समझिए क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दीजिए, वो पॉसिबल है नहीं करना। तो पॉसिबल क्या है करना, कि एक्सपोर्ट को हम लोग क्या करें, इंक्रीज करें। तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने का क्या क्या तरीका है, क्या क्या तरीका हो सकता है, सोच के बताइए। तो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव रेट पे बनाना हो तब बिकेगा। ठीक है, तो बहुत सारा जैसे गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिया गया मेक इन इंडिया का। ठीक है, तो मेक इन इंडिया का मतलब क्या है, कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करें, वो इंडिया के लिए भी करें और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी करें। दोनों उसका मोटिव, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का रिक्वायरमेंट को ही मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाया गया है वो प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब उसका मेजर पार्ट क्या है कि उसका एक्सपोर्ट भी हमारा उससे बढ़ेगा। कोई दिक्कत। और बहुत सारी चीजों में किया जा रहा है, गवर्नमेंट द्वारा स्टेप लिया जा रहा है जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट का पार्ट बढ़े। एक्सपोर्ट का पार्ट बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करना पड़ता है। सिर्फ आप प्रोडक्ट को बना देंगे उससे नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट को बना दिए, मैन्युफैक्चर कर दिए लोएस्ट रेट पे, लेकिन उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई है, या भेजने का आपके पास सुविधा ही नहीं है। जैसे इंडिया के पास कोई अच्छा पोर्ट नहीं है, वर्ल्ड क्लास का पोर्ट इंडिया में आप देखेंगे तो मुश्किल से एक दो पोर्ट है। तो मान लेते हैं आपने मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा किया, लेकिन उसको भेजने का कॉस्ट बहुत अधिक है। ठीक है,
उस केस में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो आपको लॉजिस्टिक को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है, एक्सपोर्ट के अंदर बहुत सारा चीज है जो इंटरलिंक्ड है। मतलब पहला पार्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहला पार्ट स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल से, आपको चीप रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, फिर चीप लेबर मिलना चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मतलब मशीन में जाके मैन्युफैक्चरिंग हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो भी कम होना चाहिए। तो इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखेंगे तो बहुत ही हाई है, ठीक है, कंपेयर करेंगे चाइना से। कैसे? सबसे सस्ता वाटरवेज होता है, ठीक है। वाटरवेज में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आप सी से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या रिवर से कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी सामान को आप इलाहाबाद से लेके हल्दिया पोर्ट तक लेके जाना है, तो 3-4 माध्यम है। क्या क्या माध्यम है? ट्रेन से ले जाइए, रोड से ले जाइए, एयर से ले जाइए या वाटर से ले जाइए। सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा? वाटरवेज। वाटरवेज और रोडवेज के बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 5 गुना महंगा पड़ता है, ठीक है, वाट रोडवेज या रेलवेज, ठीक है। रोडवेज और महंगा पड़ता है, मतलब 5 गुना महंगा पड़ेगा रेलवेज और 6 गुना महंगा पड़ता है रोडवेज, ठीक है, और उससे महंगा पड़ेगा एयरवेज। तो अगर आप मान लीजिए इलाहाबाद में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या पटना में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसको एक्सपोर्ट करना है, तो आपका जो रिवर का जो कनेक्टिविटी है वो इंडिया का बहुत ही पुअर है, ठीक है। आप जर्मनी चले जाइए, चाइना चले जाइए, वहां पे जो मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है वो रिवर्स के थ्रू होता है, मतलब रिवर्स के थ्रू सिटी से सी तक पहुंचता है। तो इंडिया ट्रांसपोर्टेशन के मामले में या लॉजिस्टिक के मामले में इंडिया का कंडीशन बहुत खराब है, ठीक है। तो उसको भी इम्प्रूव करना करना पड़ेगा। उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारा योजना चला रहा है, जिससे भारत माला योजना, नाम सुने हैं कभी? क्या होता है उसमें? क्या करना? हम्म। नाम सुन के बस बोल देना है, भारत माला का मतलब ये होता है। उसको पढ़िएगा डिटेल में, भारत माला के अंदर क्या क्या बोला गया है, ठीक है। भारत माला और सागर माला दो अलग अलग चीज है, दोनों पढ़ लीजिएगा, दोनों के बीच में अंतर क्या है। ये सब योजना जब तक पढ़िएगा नहीं समझ में कैसे आएगा, ठीक है। तो लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए दो योजना चल रहा है, भारत माला और सागर माला। तो बेसिकली हम लोग को करना क्या है, अगर एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना है तो क्या क्या करना होगा? सबसे पहले आपका मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करना ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा और साथ में ट्रांसपोर्टेशन को भी डेवलप करना होगा। उसके बाद आपको पोर्ट डेवलप करना होगा। अगर पोर्ट ही आपका सक्षम नहीं है तो आप कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कंट्री है जो अपना डायरेक्ट उसका मान लीजिए रेलवे लाइन से, दिल्ली से मान लीजिए पोर्ट तक उसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ट्रेन में लोड हो रहा है, ट्रेन से फिर ट्रक में लोड हो रहा है, फिर शिप में लोड हो रहा है। कोई कंट्री ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि डायरेक्ट पोर्ट तक ही रेलवे लाइन चला जा रहा है और वहां से डायरेक्ट ट्रेन से लोडिंग किस में हो रहा है? शिप में हो रहा है, तो वो सस्ता पड़ेगा। इंडिया में बहुत ऐसे कम पोर्ट है जहाँ पे डायरेक्ट रेलवे का एक्सेस है पोर्ट पे। वहां पे क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, पहले ट्रेन से सामान जाएगा पोर्ट के पास, फिर वहां से ट्रक पे लोड होगा, फिर ट्रक से शिप पे जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ेगा। तो बेसिकली लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करना पड़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग भी इम्प्रूव करना होगा, तो वहीं जाके आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गया करंट अकाउंट के विजुअल पार्ट। अब हम लोग आए थे इनविजिबल के अंदर। इनविजिबल के अंदर उतना डिटेल में नहीं जाना है, कुछ कुछ इसका पार्ट है बस जानना है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सर्विसेज का हम लोग आपको पहले ही डिस्कस किए कि सर्विसेज के अंदर जो भी सेवा वाला पार्ट है वो आप किसी भी लाइन में हो, वो किस किस चीज में हो सकता है? कोई होटल्स के रूप में हो सकता है, टीचिंग के रूप में हो सकता है, मेडिकल फैसिलिटी के रूप में हो सकता है, सॉफ्टवेयर के रूप में हो सकता है। सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर इसमें कौन सा है? सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, ठीक है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर या इंपोर्ट है उसके अंदर सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है? सॉफ्टवेयर या जो भी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इंफोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ये सब कंपनीज। तो वो सब का जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखेंगे हमारा सर्विसेज सेक्टर के अंदर तो ये प्लस में आ जाता है, ठीक है। मतलब इंडिया सर्विसेज के अंदर किसमें? सरप्लस में है, ठीक है। लेकिन ये गुड्स के अंदर या विजुअल अकाउंट के अंदर क्या है? निगेटिव के अंदर है, ठीक है। तो आपको ये पार्ट बस याद रखना है कि सर्विसेज हमारा किस में रहता है? सरप्लस में रहता है। किस कारण से रहता है? सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के कारण से रहता है, ठीक है। बाकी और उतना कुछ डिटेल में आपको नहीं जानना है। ओवरऑल जब हमारा ये सारा का फिगर कैलकुलेट करते हैं, ये प्लस ये माइनस ये सारा का जब कैलकुलेट करते हैं
तो ये जो फिगर आता है, ये अगर निगेटिव आता है या दो केस होता है, या पॉजिटिव आ सकता है। दो ही केस आएगा, या तो निगेटिव आएगा नहीं तो पॉजिटिव आएगा। ये सबको जोड़ेंगे। मान लीजिए ये कितना निगेटिव में वो देखना होगा, ये कितना पॉजिटिव में ये देखना होगा, बाकी सब कितना प्लस माइनस में वो देखना होगा। जैसे बात करें इनकम का, अब इनके इनकम के अंदर जो प्रॉफिट होता है, जो विदेशी कंपनी बनाती है और जो इंडियन कंपनी बनाती है विदेश में, तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा बनाता होगा? विदेशी कंपनी इंडिया में ज्यादा है कि इंडियन कंपनी विदेश में ज्यादा है? इंडिया में ज्यादा है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, इनकम वाला पार्ट है, ये भी क्या हमारा रहता है? माइनस में रहता है। ठीक है। अब बात करें ये ट्रांसफर का पार्ट, क्या होगा? ट्रांसफर के अंदर दो अलग अलग पार्ट हो गया। एक रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब क्या? कि जो पैसा भेजा जा रहा है अपने परिवार को या अपने संबंधी को किसी भी रूप में, वो सेविंग के रूप में या बचत के रूप में या खर्च करने के रूप में। मान लीजिए आपका कोई परिवार दुबई में काम करता है, वो आपको खर्च, महीने खर्च के लिए आपको पैसा भेज रहा है अपने परिवार को, तो वो किस में आएगा? रेमिटेंस में आएगा। ठीक है। तो रेमिटेंस के अंदर देखा जाए तो रेमिटेंस इंडिया का क्या है? प्लस में है। और ये प्लस में इतना है कि वर्ल्ड का टॉप पे है। ठीक है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में रेमिटेंस कहाँ पे आता है? भारत में ही आता है, क्योंकि यहीं के लोग सबसे ज्यादा विदेश में काम भी करते हैं। ग्रांट और डोनेशन के रूप में जाएंगे तो ये निगेटिव में आता है, मतलब जितना इंडिया को डोनेशन मिलता है उससे ज्यादा इंडिया डोनेट कर देता है। ठीक है। मतलब देशों को डोनेट कर देता है, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में अगर इंडियन को डोनेट करेगा तो पैसा काउंट नहीं होगा, मतलब। ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल पार्ट हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमारा गुड्स निगेटिव में रहता है, सर्विसेज पॉजिटिव में रहता है, इनकम निगेटिव में रहता है, तो उसमें रेमिटेंस पॉजिटिव में रहता है और डोनेशन में निगेटिव में रहता है। ठीक है। या प्लस माइनस लिखना है तो लिख लीजिए। ओवरऑल जो इंडिया का जो कंडीशन है ये इस टाइप से है, या हम लोग लिखवा देते हैं कुछ कुछ पार्ट इसका, छोड़िए मत लिखिए। आप अगला हेडिंग लिखिए। अगला टॉपिक लिखिए करेंट अकाउंट डेफिसिट। टॉपिक का नाम ही है करेंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम टाइम घाटे में ही रहता है, इसलिए इस टॉपिक का नाम ही है करेंट अकाउंट डेफिसिट। ये सरप्लस भी हो सकता है। शॉर्ट में इसको बहुत जगह लिखा रहता है ऐसे CAD, मतलब जहां पे भी CAD लिखा है मतलब इकोनॉमिक्स का पार्ट चल रहा है, तो आपको समझना है क्या मतलब है लिखा हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। वो ये अच्छा, वो ट्रेड डेफिसिट में जो लिख रहे थे हम लोग वहां पे लिखे थे बैलेंस ऑफ ट्रेड में लिखे ना कि इंडिया हमेशा घाटे में रहता है। फिर ये भी आपको पता है कि उस एक और चीज लिख लीजिए, ये कंफ्यूज बाद में मत कर जाइएगा कि सेवा उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। ये बात क्लियर है या लिखना पड़ेगा? ये अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वहाँ बेटर होगा तो आप लिख लीजिए, या तो आप लिखना है या मतलब लिख भी सकते हैं, नहीं आपके मर्जी के ऊपर है। आप ये लिखना है तो लिख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के, सॉरी, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर या व्यापार संतुलन के अंदर सेवा का गणना नहीं किया जाता है। कहीं कहीं आप अगर न्यूज पढ़ेंगे कहीं अच्छी जगह या कहीं पे कुछ और वर्ड भी लिख देता है उसको, जैसे कहीं कहीं वर्ड लिखा रहेगा बैलेंस ऑफ मर्चेंटाइज, स्पेलिंग लीजिए MERCHANDIZE। ठीक है। ये बैलेंस ऑफ मर्चेंटाइज भी कहा जाता है, इसको लिखना तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखे हैं ब्रैकेट में लिख लीजिए बैलेंस ऑफ मर्चेंटाइज।
कहीं कहीं ये यूज होता है ऐसे वर्ड। MERCHANDIZE। समझिए ये वर्ड सुन लिया, बाद में पता चला कि पढ़े ही नहीं है। अब दोनों एक ही शब्द है, या कि कहीं पे बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोला जाता है या बैलेंस ऑफ मर्चेंटाइज भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस, ये करेंट अकाउंट डेफिसिट पे आ जाते हैं। करेंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर क्या बोला गया, ये सबसे पहले टॉपिक का नाम ही करेंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब ये हमेशा क्या रहता है, घाटे में ही है। मतलब हमारा जो करेंट अकाउंट होता है हमेशा किस में होता है, माइनस में ही होता है। मैक्सिमम टाइम एक दो ईयर छोड़ के हमेशा माइनस में ही रहा है। तो इसलिए टॉपिक हम लोग पढ़े हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये सरप्लस में रेयर ही होता है। तो ओवरऑल बात ये बोला गया कि ये जितना भी पार्ट है, ये गुड्स का पार्ट है, सर्विसेज का पार्ट है, इनकम का पार्ट है, रेमिटेंस का या डोनेशन का, ये सब को जब हम लोग सम आउट करते हैं तो ये बेसिकली हो क्या जाता है, निगेटिव। ठीक है, इसलिए टॉपिक का नाम है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो बेसिकली इसमें मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इनफ्लो है, कि जितना पैसा हम लोग का आता है उससे अधिक क्या होता है, चला जाता है इंडिया से बाहर। तो बेसिकली इनफ्लो कम है और आउटफ्लो पैसे का, आउटफ्लो ऑफ मनी या इनफ्लो ऑफ मनी या रुपी लिखिए, जो भी लिखना है। तो बेसिकली ये है कि पैसा अगर आउटफ्लो, इनफ्लो अगर अधिक होगा तो मतलब वो सरप्लस में होगा, और अगर आउटफ्लो अधिक होगा तो डेफिसिट में होगा। तो इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होगा, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है अभी तक? ये सभी तरीकों से पैसा या तो आता है या तो जाता है। अगर पैसा आने वाला कम हो और जाने वाला अधिक हो तो वैसा कंडीशन को क्या बोलेंगे, करेंट अकाउंट हमारा किस चीज में है, डेफिसिट में है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो लिखिए इसके बारे में, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, जब जब पैसे का इनफ्लो, ये इनफ्लो ही वर्ड लिख लीजिए, समझने में आसान होगा। जब पैसे का इनफ्लो कम हो पैसे के आउटफ्लो से, एक मिनट कैसे, एक वर्ड जो जब चालू खाते में लिख लीजिए, जब चालू खाते में, जब चालू खाते में पैसे का इनफ्लो कम हो पैसे के आउटफ्लो से, तो उस स्थिति को चालू खाता घाटा कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए, when net inflow of money is less than, when net inflow of money is less than outflow in current account, when net inflow of money is less than outflow of money, then that condition is called as current account deficit. इसके अंदर कोई भी पॉइंट लिखिए। सबसे पहले तो ये ट्रेड डेफिसिट तो समझ में आ गया, पहले लोग लिख लिए हैं कि भारत का चालू खाता, ये जो विजुअल पार्ट है हमेशा क्या रहता है, माइनस में रहता है। अगला, अब इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। ये चालू खाता घाटा, चालू खाता के अंदर ये सारा पार्ट इंक्लूड होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट लिखिए। लिखिए, भारत में सेवा हमेशा अधिशेष या सरप्लस में रहता है। इन इंडिया सर्विसेज रिमेन्स इन सरप्लस। इन इंडिया सर्विसेज रिमेन्स इन सरप्लस। भारत में सेवा हमेशा अधिशेष या सरप्लस में रहता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए इसका कारण। कारण क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनीज,
मतलब इंडिया का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के कारण ऐसा ये कंडीशन बनता है। फिर अगले पॉइंट में लिखिएगा, विश्व में सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस पाने वाला देश भारत है। विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस पाने वाला देश भारत है। इंडिया गेट्स हाईएस्ट रेमिटेंस इन वर्ल्ड। फिर अगले पॉइंट में लिखिएगा, भारत 3 वर्षों के लिए भारत 3 वर्षों के लिए चालू खाता अधिशेष या सर चालू खाता अधिशेष में रहा है। अधिशेष मतलब क्या हो जाएगा, करेंट अकाउंट सरप्लस, मतलब सरप्लस में रहा है सिर्फ 3 वर्षों के लिए अभी तक पूरे इतिहास में। ठीक है, इंडिया इंग्लिश में लिखिए, इंडिया was in current account surplus for 3 years. India was in current account surplus for 3 years. ये 3 years कब से कब है, 2001 से लेके 2004 तक लगातार। ब्रैकेट में ये फ्रॉम 2001 to 2004। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, ये तो इतना पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया कि हमारा जो करंट अकाउंट है ये किस में है, माइनस में। तो बेसिकली देखिए, किसी भी देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए वो हमेशा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में या निगेटिव में? पॉजिटिव में। या निगेटिव में होगा तो क्या होगा, घाटा होगा। उससे क्या हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए, आप ये समझ लीजिए कि किसी भी कंडीशन के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में ही होना चाहिए। अगर वो निगेटिव में चला गया मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, आर्थिक संकट आ जाएगा देश के अंदर, वो देश बैठ जाएगा, इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे इंडिया का कंडीशन अभी ठीक है। श्रीलंका कंडीशन का बात करें जो आर्थिक संकट में चल रहा है, तो श्रीलंका का जो पोजीशन है अभी भी प्लस में ही है। अगर वो माइनस में चला गया तो सारा उसका इंपोर्ट मतलब बंद हो जाएगा, तो प्लस में रखना ही पड़ेगा। एनीहाउ मतलब ये क्राइसिस कब बोलेंगे, जैसे मान लेते हैं ये प्लस में तो रहना ही चाहिए, किसी भी कंडीशन में ये निगेटिव नहीं, मतलब ये जान लीजिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंडीशन में प्लस में होना चाहिए। अब प्लस कितना, जैसे मान लीजिए +1 भी हो सकता है या +1000 भी हो सकता है, दोनों प्लस ही है। तो जितना ये जीरो की ओर आते जाएगा, मतलब जितना ये पॉजिटिव इसका कम होते जाएगा, मतलब जीरो की ओर बढ़ते रहेगा, उसका मतलब है कि आर्थिक संकट आ रहा है। और जितना ये जीरो से दूर रहेगा उतना वो सही रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका 1 की ओर या जीरो की ओर बढ़ रहा है, मतलब आर्थिक संकट की ओर आप बढ़ रहे हैं, मतलब आने वाला है। ठीक है, तो अभी श्रीलंका का ऐसा कंडीशन नहीं हुआ कि जीरो हो गया है, वो जीरो होने के करीब पे है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर हमको ये पता चल गया कि सबसे पहले कि करंट अकाउंट हमारा निगेटिव में है, मतलब हमेशा डेफिसिट में ही रहता है, और रखना है इसको हमेशा पॉजिटिव में है। ओवरऑल फिगर हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जितना निगेटिव यहाँ पे आ रहा है उसको पॉजिटिव कौन करेगा, कैपिटल अकाउंट करेगा। तो ये अगर पॉजिटिव में नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव में रखना है एनी हाउ कहीं से भी। जैसे आप सुने होंगे कि जब प्रॉब्लम आता है तो कंट्रीज लोन लेना शुरू करता है, आईएमएफ से लोन लेना शुरू करेगा या कहीं से भी लोन लेना शुरू करेगा।
तो लोन क्यों लेना शुरू करता है? ताकि बीओपी पॉजिटिव में रहे। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म लोन भी है। अगर इन केस लास्ट ऑप्शन के अंदर फिर भी आपका अगर निगेटिव हो जा रहा है या निगेटिव होने वाला है, तो आप लोन लेके भी इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट कंडीशन होता है लोन लेने वाला, कि अगर इन केस अगर आपका निगेटिव नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो आप क्या कीजिए, लोन ले लीजिए। लोन लीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के कंडीशन में अगर कोई भी देश आता है तो इसको हेल्प आउट करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है आईएमएफ। इसको फुल फॉर्म क्या होगा आईएमएफ का? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इस संस्था का काम क्या है? यही काम है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आर्थिक संकट आ रहा है, मतलब उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो की ओर बढ़ रहा है, तो उस देश को लोन देता है और उसको मदद करता है। मतलब आईएमएफ का बेसिक रोल यही है। ठीक है, कि किसी भी कंडीशन को बैलेंस ऑफ पेमेंट कंडीशन से या उसका जो प्रॉब्लम आ रहा है उसे दूर करना। कैसे करना? उसको लोन देके करना। जैसे वर्ल्ड लेवल में दो मेजर इंस्टीट्यूट है जो लोन देता है, एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है आईएमएफ। दोनों के बीच में अंतर क्या है? वर्ल्ड बैंक किसके लिए लोन देता है? डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। आपको रेलवे का विकास करना है, रोड का विकास करना है, किसी चीज का विकास करना है, तो लोन कहाँ से मिलेगा? वर्ल्ड बैंक से मिलेगा। आपके देश के अंदर अगर आर्थिक संकट आ रहा है, जैसे श्रीलंका का आर्थिक संकट चल रहा है, वो अगर वर्ल्ड बैंक से लोन मांगेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको लोन किधर से मिलेगा? आईएमएफ से। कि जहां पे भुगतान संतुलन का संकट होगा जिस भी देश में, उसको हेल्प आउट करने के लिए आईएमएफ का गठन किया गया है। ठीक है, जब आईएमएफ लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे कैसे काम करता है। तो अगला टॉपिक ये समझ में आ गया कि हमेशा निगेटिव में रहता है और इसको पॉजिटिव में तो रखना ही है। तो अगला टॉपिक क्या होगा? कैपिटल अकाउंट सरप्लस। अगला टॉपिक लिखिए, करेंट कैपिटल अकाउंट सरप्लस, पूंजी खाता अधिशेष। ये लिख लिए है ना? कैप क्या आप टॉपिक लिखे हैं? हम लिख दें इसमें टॉपिक। पूंजी खाता अधिशेष। ये हमेशा सरप्लस में क्यों रहता है? तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमारा चालू खाता निगेटिव में रहता है। तो ये नहीं हो, इसको पॉजिटिव में नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिक बीओपी हमारा निगेटिव में चला जाएगा। तो ये नहीं हो, कैसे भी हम लोग को पॉजिटिव में ये रखना है। अब इसको पॉजिटिव में रखने का कैसे, क्या क्या मतलब कैपिटल अकाउंट के अंदर किस किस माध्यम से पैसा आता है या किस किस माध्यम से पैसा जाता है? दोनों हो सकता है। तो सबसे पहला बोला गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? निवेश करना। किसी भी, मतलब ये इंडिया के अंदर निवेश का बात नहीं हो रहा है कि रिलायंस ने आसाम में निवेश किया, ऐसा बात नहीं करना है। मतलब इंडिया या इंडिया इंडिया से बाहर या बाहर से इंडिया के अंदर। ठीक है, किसी भी दो देश के अंदर ही बात होगा। तो जैसे मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट इंडिया भी कर सकता है किसी दूसरे देश में, और दूसरा देश भी कर सकता है इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो बेसिकली ये है कि जो इन्वेस्टमेंट होगा वो दो टाइप से होगा, एक एफडीआई और दूसरा एफपीआई। तो आपको ये बता दिए अभी रिसेंटली कि जो एफडीआई होता है वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, और एफपीआई क्या होता है? शॉर्ट टर्म का होता है। यहाँ पे जो फुल फॉर्म होगा उसके अंदर वो वर्ड है पी, का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो। ये वर्ड जहां भी दिखे पोर्टफोलियो, इसका मतलब क्या होता है? जहां पे भी वर्ड दिखे पोर्टफोलियो, ये समझ लिया ये रिलेट किससे कर रहा है? स्टॉक मार्केट से रिलेट कर रहा है। ठीक है, या शेयर मार्केट से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो भी निवेश आएगा वो शेयर मार्केट के अंदर मैक्सिमम निवेश आता है। मतलब इसका डिटेल में लोग पढ़ेंगे क्या अंतर होता है, बेसिक समझने का बात बता रहे हैं। और एफडीआई का मतलब हो गया क्या?
डायरेक्ट मतलब सीधे रूप में निवेश करना। सीधे रूप में निवेश करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी आया, यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप किया, लोगों को रोजगार मिला, तो मतलब ये सीधा रूप में आपको दिख रहा है कि ऐसा ऐसा निवेश किया गया। ये लोग क्या करेंगे एफपीआई वाले, जैसे मान लीजिए सैमसंग है, सैमसंग क्या किया, इंडिया में आया, नोएडा में फैक्ट्री लगाया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, तो ये क्या हुआ, एफडीआई इसको बोलेंगे। यहीं पे सैमसंग क्या करता, इंडिया में आता और वो क्या करता, शेयर मार्केट में अंदर निवेश करता, किसी भी कंपनी के अंदर या गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर या सरकारी जो प्रतिभूति होता है उसके अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बेसिकली यही समझ लीजिए कि एफपीआई पे इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, शेयर मार्केट के अंदर पैसा आता है। जो शेयर मार्केट के अंदर पैसा होता है वो जब उनको फायदा होगा या लगेगा कि उनको घाटा होने वाला, तो पैसा निकाल भी सकते हैं शेयर बेच के। लेकिन जो एफडीआई वाला होगा वो बेच नहीं सकता इतना आसान से, क्योंकि उसने फैक्ट्री सेट किया है। फैक्ट्री को सेट करना, इजिली मूव आउट कर जाना उतना आसान नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि जो एफडीआई का जो पैसा होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। और एफपीआई का जो पैसा होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है, क्योंकि एक तरह से वो मार्केट में बस इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, वो कभी भी उसको बेच के निकल सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट डिफिनेशन कुछ और होता है, वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोन के माध्यम से भी पैसा आ सकता है, अगर गवर्नमेंट लोन ले ले या कॉमर्शियल कोई कंपनी लोन ले ले, यही बात है। अब बेसिकली करना क्या है, कैपिटल अकाउंट सरप्लस। कैपिटल अकाउंट सरप्लस कब रहेगा, जब इसके अंदर जो भी पैसा है वो क्या रहे, इनफ्लो, दो ही पार्ट है पैसे का, इनफ्लो और दूसरा आउटफ्लो। पैसा कितना आ रहा है, तो पैसा का इन या पैसे का आउट। ये इन आउट बहुत सारे कंडीशन हो सकता है, हम लोग अभी तक देख चुके हैं। इन आउट के पैसे में आना या जाना बहुत सारा कंडीशन है, जैसे क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फिर यहाँ अगर प्रॉफिट हुआ वो रेमिटेंस, ये सबसे क्या हो रहा है, या तो इन हो रहा है नहीं तो आउट हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में करना क्या, हम लोग को यही देखना है, इनफ्लो या आउटफ्लो। तो ये अकाउंट हमारा ये जो सरप्लस में है, ठीक है, तो सरप्लस है मतलब इनफ्लो ज्यादा है या आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है, तभी ये सरप्लस में होगा। तो लिख लीजिए इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, हाँ तो लिख लीजिए। देखिए, जब पूंजी खाते में पैसे का इनफ्लो अधिक हो पैसे के आउटफ्लो से, तो उस स्थिति को, जब पूंजी खाते में पैसे का या मनी का इनफ्लो अधिक हो मनी के आउटफ्लो से, तो उसे पूंजी खाता अधिशेष कहेंगे। When inflow of money is more than outflow of money in capital account, when inflow of money is more than outflow of money in capital account, then that condition is called as capital account surplus. तो यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होता है इसको, इनफ्लो को बढ़ाने के लिए, जैसे हम लोग करना क्या है, इसको तो एनी हाउ इनफ्लो को पॉजिटिव में रखना है या ज्यादा रखना है। तो पैसा इन सबसे ज्यादा किस रूप में होता है, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, तीन चार ऑप्शन बस दिख रहा है, एफडीआई, एफपीआई, एफसीएनआर या लोन। तो सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है इसके अंदर पैसे का इनफ्लो कराने के लिए, कौन, एफडीआई। एफडीआई का मतलब क्या है, मतलब लोन हो क्यों होगा, हाँ लोन लेगा तब ना, लेकिन इंडिया में, इंडिया के सबसे ज्यादा ये पॉजिटिव क्यों रहता है, एफडीआई के कारण, कि विदेशी जो निवेश है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको इतना सारा जो कंपनी दिखता है इंडिया में, जो विदेशी कंपनीज है, जो भी फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया में दिखती है, मैक्सिमम आपका सारा फॉरेन जो भी अच्छा, आप जितने भी आप यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आप जो यूज करते हैं सारा फॉरेन ब्रांड है। वो सारा फॉरेन इंडिया में कैसे आया, वो सारा एफडीआई के रूप में आया, है ना।
सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन सा है? एफडीआई। तो लिखिए इसके बारे में, एक एक पॉइंट करके लिखिए। देखिए एफडीआई के कारण, एफडीआई और एफपीआई दोनों लिख लीजिए। एफडीआई और एफपीआई के कारण, एफडीआई और एफपीआई के कारण भारत का पूंजी खाता अधिशेष या सरप्लस में रहता है। ड्यू टू एफडीआई एंड एफपीआई, ड्यू टू एफडीआई एंड एफपीआई, कैपिटल अकाउंट ऑफ इंडिया रिमेन इन सरप्लस। और इसी के कारण अगर सरप्लस में रहता है मतलब क्या, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव कौन करता है? कैपिटल अकाउंट ही करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर अगर इन केस अगर हमारा ये जो है पॉजिटिव में नहीं रहे या कम हो जाए, मतलब ये निगेटिव और दोनों को सम करने के बाद अगर ये अगर पॉजिटिव में नहीं आया तो क्या कंडीशन जनरेट होगा? इकोनॉमिक क्राइसिस का। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखिएगा। पूंजी खाते के कारण भारत में पूंजी खाते के कारण भुगतान संतुलन पॉजिटिव में रहता है। भारत में पूंजी खाते के कारण भुगतान संतुलन पॉजिटिव में रहता है। इन इंडिया, ड्यू टू कैपिटल अकाउंट, इन इंडिया ड्यू टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिमेन्स इन पॉजिटिव। फिर अगले पॉइंट में लिखिए, यदि बीओपी पॉजिटिव में, अगर बीओपी पॉजिटिव में नहीं होगा तो आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। अगर बीओपी पॉजिटिव में नहीं रहेगा तो आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। इफ बीओपी is not in positive, then it will lead to economic crisis। तो इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब किस लेवल का इकोनॉमिक क्राइसिस? जैसे श्रीलंका का है। श्रीलंका का अभी जीरो हुआ नहीं है, जीरो के करीब होने जा रहा है। तो मतलब बेसिकली ये है कि जीरो जिस दिन हो गया उस दिन तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब सारा उसका इंपोर्ट उम्पोर्ट कुछ भी नहीं खरीद पाएगा वो बाहर से। ठीक है, तो एनीहाउ वो जीरो के करीब नहीं पहुंचना है। जितना उससे दूर रहेगा, जितना ऊपर रहेगा उतना अधिक है। कितना होगा? अब इसका देखिए मिनिमम कोई फिगर ऐसे डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, जनरली इसका $500 बिलियन से ऊपर ही होता है। सॉरी, मिलियन डॉलर से, बिलियन नहीं। तो अभी दूर है ना, हमेशा थोड़ी दूर। 1991 में करीब पहुंचने वाला था। ठीक है, लिखिए अगर मतलब जनरली देखिए, जैसे भुगतान संतुलन संकट किसको बोलेंगे? जब वो जीरो की ओर पहुंचने लगेगा। ठीक है, तो इंडिया भी ऐसा फेस किया है। कब? 1991 में। तो लिखिए भारत में भुगतान संतुलन का संकट, भारत में भुगतान संतुलन का संकट वर्ष 1991 में उत्पन्न हुआ था। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जीरो हो गया था, वो जीरो के और करीब पहुंच गया था। ठीक है, इन इंडिया या इन 1991 इंडिया वाज इन 1991 इंडिया वाज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हिंदी में कैसे लिखे हैं? भारत में भुगतान संतुलन संकट वर्ष 1991 में आया था। लिख लीजिए। क्या बोले थे पहले इसके?
या उत्पन्न हुआ था या आया था, कुछ भी लिखिए। तो अगर आपको बाहर निकलना है तो क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए अभी श्रीलंका का जो कंडीशन है, उस कंडीशन से उसको बाहर निकलना है, मतलब बीओपी को पॉजिटिव करना है, तो क्या करना होगा, क्या करेगा। तो ये आपको पॉसिबल है कि ये सब पॉलिसीज तो इंस्टेंट तो इम्प्लीमेंट होगा नहीं। जैसे मान लीजिए अभी जो श्रीलंका कंडीशन, वो सोचेगा एक्सपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, तो ये पॉसिबल है कि अभी ये कर पाएगा। हेल्प लेगा, किस रूप में हेल्प लेगा, दूसरे कंट्री से लोन लेना पड़ेगा उसको बेसिकली। मतलब जब आपका कंडीशन खराब हो जाता है, तो ये जब आपका कंडीशन खराब हो गया तो ये सारा कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा सब लॉन्ग टर्म का चीज है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक दिन में नहीं सही कर सकते हैं, ये सारा चीज ट्रांसफर इनकम सब एक दिन में सही नहीं था, ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। आपका आर्थिक संकट चल रहा है तो उसमें कोई आपके देश में आके निवेश भी नहीं करेगा, तो एफडीआई के रूप में भी पैसा नहीं मिलने वाला है। तो लास्ट कंडीशन क्या बचता है, ये लोन का। मतलब जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है तो अंत में लोन ही लेना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव रहेगा। और इस कंडीशन में लोन देने के लिए कौन सा संस्था बना है, आईएमएफ। तो इंडिया भी जब 1991 के क्राइसिस में जब आया था, तो उसमें भी इंडिया ने किससे लोन लिया था, आईएमएफ से लोन लिया था। ठीक है, तो लिखिए, वर्ष 1991 के संकट से बाहर निकलने के लिए, वर्ष 1991 के आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए भारत ने आईएमएफ से लोन लिया था। इंडिया हैज टेकन लोन फ्रॉम IMF. India has taken loan from IMF to counter economic crisis of 1991. To counter economic crisis of 1991. तो वर्तमान में इकोनॉमिक क्राइसिस कहाँ कहाँ चल रहा है, नेबरिंग कंट्री में, पाकिस्तान और श्रीलंका में। ठीक है, लिखिए, और लिखना तो लिख सकते हैं, वर्तमान में पाकिस्तान और श्रीलंका भुगतान संतुलन संकट को फेस कर रहा है, या उससे रिसेंटली इंडिया एंड श्रीलंका, सॉरी, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आर फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ये अगर जिनको लिखना है अगर लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। कि सॉवरेन लोन किसको बोलते हैं, सरकार के द्वारा लिया गया लोन। जैसे आईएमएफ से लोन लिया जा रहा है तो कैसा लोन होगा, सॉवरेन लोन होगा। ठीक है, और कॉमर्शियल लोन मतलब इंडियन कंपनी कोई विदेशी बैंक से लोन ले तो उसको बोलेंगे कॉमर्शियल लोन। ये लिखना है तो लिख सकते हैं कि सॉवरेन लोन मतलब क्या होता है, सरकार के द्वारा लिया गया लोन। अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग जाते हैं इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट से। अब बेसिकली देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में ये पूछा गया कि एफडीआई जो है वो किसका पार्ट होता है। अब किसका पार्ट होता है आपको पता होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट में आता है, करंट अकाउंट में, कौन किसके अंदर, ये मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है जब हम लोग लिखते हैं। इधर देखिए जी, क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसका बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन किस रूप में आता है कि कौन किसके अंदर आता है। जैसे रेमिटेंस है वो विजुअल में आता है, इन्वेस्टमेंट में आता है, विजुअल किसके अंदर आता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको चार्ट याद रखने के लिए हम लोग बनाते हैं कि कौन किसका पार्ट है। ठीक है, जैसे आपको बजट का पढ़ाया गया तो बजट में आपको पता होना चाहिए कौन किसका पार्ट है। तीन आपको अभी तक क्लासिफिकेशन पढ़ा चुके हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी में कौन किसका पार्ट है, कौन क्वांटिटेटिव में है, कौन क्वालिटेटिव में, कौन मात्रात्मक है, कौन गुणात्मक है। उसके बाद बजट में आपको पढ़ा है रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, वो भी आपको पता है कौन किसके अंदर आता है। ठीक है, जैसे डोनेशन का जो पैसा है वो किस में आता है, करंट अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है, या रेवेन्यू अकाउंट में आता है, किस में आता है। तो सारा क्लासिफिकेशन का मतलब बनाने का मतलब यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कौन किसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है या आया भी है पहले, डायरेक्ट क्वेश्चन कौन किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, या चार ऑप्शन दे दिया, उसमें से लिखा कौन, मतलब मान लीजिए ABCD लिख दिया, उसमें से लिखा है कौन कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, सेलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एफडीआई और एफपीआई के ऊपर।
यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? तो अगला लिखिए। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं या यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट या इंडिया टू इंडिया का बात नहीं कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, फॉरेन मतलब विदेश, मतलब विदेश से प्राप्त हुआ निवेश को क्या बोलेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो भी छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। विदेश से प्राप्त निवेश को क्या बोलेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट या विदेशी निवेश। हिंदी में लिखिए विदेशी निवेश। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब ये दो रूप में हो सकता है, एक एफडीआई और दूसरा एफपीआई। हेडिंग डाल दीजिए एफडीआई और एफपीआई, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे।